आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और महिला के साथ जिस तरह से धोखा दिया है, उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के 7 पाप हैं, 7 डेडली सिंस। बिना काम के धन, अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र विहीन ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग सहित रहित धर्म, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऊपर आ जाइए नीरज जी, ऊपर कुर्सी ले लीजिए ना, कुर्सी चेयर डाल दीजिए यार। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है नीरज जी। और सिद्धांत विहीन राजनीति, दैट मीन्स पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। और अरविंद केजरीवाल उस और आम आदमी पार्टी उसके जीता जागता एक सबसे खराब उदाहरण हो सकता है। आपको याद होगा, पहले हम शुरू करते हैं महिला से संबंधित। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 में कहा था कि हम वैसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री को जगाते रहेंगे, अगर कहीं पर भी इस देश में अगर महिला के साथ अगर अत्याचार होगी तो हम जगाते रहेंगे। दिल्ली में हर रोज 2 बच्चियों के साथ, बेबीज के साथ बलात्कार के प्रयास किया जाता है, बलात्कार होती है रोज। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, यही सरकार ने कहा था कि हम हर कोने पे जो है सीसीटीवी लगाएंगे और उस पर कार्रवाई होगी और दिल्ली सुरक्षित होगा। इस देश के सबसे असुरक्षित शहर महिला के लिए ये दिल्ली शहर हो गई है। और अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा कि शीला जी निर्भया घटना के समय उन्होंने क्या क्या उचित टिप्पणी शीला जी के बारे में उन्होंने कहा था, याद कीजिए। यही व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री को जगाते रहेंगे जहां पर भी दुष्कर्म होगा, तो जब बिल्किस बानो के जो है बलात्कारियों को रिहा किया गया था तो अरविंद केजरीवाल एकदम मौन। पिछले 1 साल में 40% वृद्धि हो चुकी है महिला की छेड़खानी के मामले में। महिला के साथ बलात्कार या छेड़खानी या विमेन रिलेटेड क्राइम्स का जो 40% वृद्धि हो चुकी है। अब यदि आप देखेंगे महिला से संबंधित जितने भी बातें हैं उसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा, बट इन्हीं के एमएलए पंजाब में जब बलजिंदर कौर जी को जो है उनके पति मारते हैं, एमएलए को थप्पड़ उनके हस्बैंड मारता है, तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि ये तो घरेलू मामला है। लेडी एमएलए को उनके हस्बैंड एमएलए जब हाथ उठाता है तो ये घरेलू मामला हो गया है। केजरीवाल जी के लिए कोई ये इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है। जहां तक अब लेडी से संबंधित और अल्पसंख्यक से संबंधित और अनुसूचित जाति के हमारे साथ भाइयों बहनों के साथ जो बातें हो रही थी, तो एक चिंता की विषय इसलिए है क्योंकि आप भी सोशल मीडिया में, हम भी सोशल मीडिया में, कल से जो पिछले 1 हफ्ते से जो है ना पब्लिक के माध्यम से ऐसे ऐसे पोस्टर्स चल रहे हैं। मैं आपको पोस्टर्स दिखाऊंगा। पोस्टर्स, दलित लड़कियों की शादी में मिलने वाले सरकारी अनुदान केजरीवाल ने खत्म कर दिया। ये पब्लिक बोल रही है। केजरीवाल ने दलितों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। ये पोस्टर पब्लिक स्पेस में है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पब्लिक बोलने लगी है। दलित बच्चे को मिलने वाले छात्रवृत्ति को केजरीवाल सरकार ने रोक दिया है। केजरीवाल ने अपने ही पार्टी के दलित मंत्री को इस्तीफा देने से मजबूर किया, लेकिन सतेंद्र जैन को अभी भी जो है बरकरार रखे हुए हैं।
हाथरस से हुई दलित बेटी के साथ बलात्कार में केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। ये हुई जहां तक हमारे अनुसूचित जाति से संबंधित मामले हैं। बहुत सारे पोस्टर्स अभी और मैं आपको दिखा दूंगा 2 सेकंड आप, क्योंकि इतने सारे आ रहे थे तो मेरे कई सरकारी विभाग में दलित के आरक्षण को खत्म कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली में। दलित सफाई कर्मी की मौत पर केजरीवाल ने पुलिस को साथ दिया। और ये जो आक्रोश है हमारे खास तौर से अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के बीच में, जो है कि जिस तरह से लगातार केजरीवाल आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा को जो आगे कर रहा है, स्पष्ट होने लगा है। अगर आप केजरीवाल जी के इतिहास निकालेंगे, उसके बातें निकालेंगे, उसके जो नीति सिद्धांत को निकालेंगे, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत जी के विचारधारा से जो है काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं, प्रभावित थे पहले से। अब बात होती है माइनॉरिटी की, उसके बारे में मैं पोस्टर भी लगाऊंगा कि केजरीवाल चुपे। लेकिन जब ये पोस्टर्स चल रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को जब सरेआम पीट रहे थे जामिया में, सब जगह केजरीवाल चुप। हमारे बच्चों को जब पुलिस घुस करके जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी मार रहे थे, तो उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम शांत थे। बिल्किस बानो के बारे में मैंने तो बता दिया, ये पोस्टर चल रहे हैं। सीए आंदोलन के विरोध में केजरीवाल किस तरह से भाजपा के साथ जो है उन्होंने दिया, एक बार भी नहीं गए। और वहां क्या था, संविधान पर उन्होंने शपथ ली थी। संविधान के ऊपर, हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए यह मांग करते हैं कि देश में सभी नागरिक के लिए एक कानून लागू होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल शांत। ये पब्लिक पोस्टर्स है। केजरीवाल ने जामिया में पढ़ने वाले बच्चे लोगों को आतंकवादी और गद्दार बताया। ये चल रहा है पब्लिक के बीच में। हमारा इतना ही ये कहना है कि दंगे के समय ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो लोग के बीच में ना जाकर के अनुपस्थित रहे, क्योंकि ये और मनीष सिसोदिया जी व्यस्त थे शराब नीति बनाने में। क्योंकि शराब नीति में जिस तरह से पैसे कमा रहे थे, उस नीति को बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वो जा नहीं पाए दंगे में। राहुल गांधी जी अपने हमारे सांसद, कांग्रेस के सांसद से लेकर के अपने जितने भी दिल्ली के नेतागण जाकर के आग बुझा रहे थे। जब बुलडोजर चल रही थी, इलीगल डेमोलिशन हो रहा था दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक आदमी नहीं था। आप बताइएगा कि जिस मुख्यमंत्री को टाइम नहीं है, जिस मुख्यमंत्री को जो है राइट्स के समय अगर टाइम नहीं है, सॉरी अबाउट दैट, जिस मुख्यमंत्री के पास राइट्स के समय टाइम नहीं है, जिस मुख्यमंत्री के पास हर एक मुआवजे देने के लिए टाइम नहीं है, जिस मुख्यमंत्री के पास जब अल्पसंख्यक के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे थे और उनके पास टाइम नहीं था, ध्यान रखिए, उसको टाइम नहीं था कि मुआवजा देने के लिए, वैसे मुख्यमंत्री को जो अपने नागरिक के ऊपर इस तरह से जो है अत्याचार लगातार करेंगे, तो उस व्यक्ति का क्या होगा आप बताइए। दिल्ली में एक दलित संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय हमसे छूट गई थी। संत रविदास मंदिर का जब डेमोलिशिंग हुआ था, तो नीरज जी और अनिल चौधरी जी उसमें विस्तार में बोल सकते हैं, लेकिन जब मंदिर का जो है डेमोलिशिंग हो रहा था, तो केजरीवाल साहब एकदम शांत थे, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। महिला हो, अनुसूचित जाति हो, अल्पसंख्यक हो, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के दिल में कोई जगह नहीं है, इनसे कोई मायने नहीं रखता है। अंत में उसमें विस्तार उसके बाद हमारे साथीगण आपको जो है पोस्टर और बाकी के अध्यक्ष जी भी बताएंगे। देखिए, हिंदी पिक्चर, पता नहीं आपको याद होगा, एक ढोंगी नाम की एक पिक्चर थी, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, रणधीर कपूर, बहुत पुरानी पिक्चर है। उसे जान लो, उस पिक्चर में वो है भय रुपया, उसमें एक गाना है, उसे जान लो पहचान लो, रंगों के छांव धूप में वो आया है नए रूप में, रंगों की छांव
धूप में वो नया आया है रूप में, वो है एक ₹1 उसे जान लो, उसे पहचान लो। केजरीवाल जी इज अ मल्टी फेसेटेड जेनस। महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि दुनिया के सबसे बड़ा पाप है राजनीति। अगर सिद्धांत विहीन राजनीति है तो वो सबसे बड़ा पाप है, और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी उसके जो है उसका एक सही उदाहरण है। धन्यवाद। अब मैं अनिल चौधरी जी को रिक्वेस्ट करूँ, हाँ सॉरी, राजेश जी को 2 मिनट बोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर अजय का कि जिन्होंने माइनॉरिटी और एससी के इश्यूज़ को कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कथनी में और करनी में फ़र्क है उसको विस्तार से बताया। मैं ख़ास तौर पे रविदास मंदिर के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि 600 साल पुराना मंदिर था रविदास जी का तुगलकाबाद में, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ वहाँ के लोकल लीडर्स की जो उसके अंदर उनकी नीयत ख़राब थी उस ज़मीन को लेकर उसको डिमोलिश किया, हमारी आस्था को लेकर खिलवाड़ किया। जो लोग मंदिर बनाने की बात कर कर मंदिर की राजनीति करते हैं, दलितों का, गरीबों का और शोषितों का मंदिर बेरहमी से तोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ी। मैं तमाम उन संगठनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो एससी समाज के तो एससी समाज के बाहर के भी थे, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और आखिर में कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हुआ कांग्रेस पार्टी की पिटीशन के ऊपर कि वो मंदिर दोबारा वहीं बनाया जाए। अभी जिस तरीके से ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, इस बात में कोई शक नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के एक दलित एससी मिनिस्टर थे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिज्ञा हैं सिर्फ उसका उच्चारण किया था। उन प्रतिज्ञाओं को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं उसको हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ये जो इनकी मानसिकता है दलित विरोधी मानसिकता आम आदमी पार्टी की, उसने राजेंद्र पाल गौतम से जो मिनिस्टर थे उससे जबरन इस्तीफा लिया। दूसरी ओर जो उनका एक ईडी के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो जेल के अंदर है सत्येंद्र जैन, वो 6 महीने से जेल के अंदर है, लेकिन उसको हटाने की बात आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने नहीं की। सफाई कर्मचारी आज कई महीने उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हड़ताल करनी पड़ रही है सफाई कर्मचारियों को। झाड़ू का निशान लेकर आम आदमी पार्टी ने उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनसे वोट लिया, सरकार बनाई, लेकिन आज ना तो उनको रेगुलराइज किया गया ना उनकी सैलरी समय पर मिलती है। ये उनके साथ में धोखा है। सीवर के अंदर बक्करवाला के अंदर एक मैनहोल साफ करने वाले की जो सफाई कर्मचारी था उसकी मौत हो गई। इन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 1 करोड़ हम मुआवजा देंगे किसी की भी अगर सीवर के अंदर मौत होगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने वहाँ पे जाके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाके डीडीए ने सिर्फ 10 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया। दिल्ली कैंट के अंदर जो नाबालिग बच्ची के साथ में दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, रेप करने के बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, वो वाल्मीकि बच्ची छोटी सी नादान बच्ची थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी शब्द उस अपराध के ऊपर उन्होंने बयान नहीं दिया अपना। राहुल गांधी जी उस परिवार से मिले, राहुल गांधी जी परिवार से मिले, वो फोटो ट्विटर के ऊपर किसी तरीके से चली गई तो उनके ट्विटर को बंद कर दिया गया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो आम आदमी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, स्वच्छता अभियान चलाने की बात लेकर फोटो तो खिंचवाते हैं प्रधानमंत्री,
झाड़ू का निशान लेकर आम आदमी पार्टी दलित समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो करना चाहता है। बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेने वाले से इस्तीफा ले लेते हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है और मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अंदर इस वक्त में जो ज़रूरत है कि 15 साल से जहाँ पर एमसीडी के लोग वहाँ पर काबिज हैं, 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने दिल्ली में चहुमुखी विकास किया था। उसकी डिटेल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उस विकास की रफ्तार, विकास टोटल तरीके से रुक गया है। उसको दोबारा शुरू करने के लिए अभी मैं एक कैंपेन से आ रहा हूँ द्वारका से, वहाँ पर आरडब्ल्यूए के लोगों ने एमसीडी का मायने बताया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये एमसीडी के मायने हैं। और कांग्रेस पार्टी के एमसीडी के मायने क्या है? मेरी चमकती दिल्ली। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरी चमकती दिल्ली के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन दीजिए, वोट दीजिए, ताकि हम लोगों को काम करने का दोबारा से मौका मिल सके। धन्यवाद। मैं अब जयकिशन जी को अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द। सब कुछ तो अजय जी ने और राजेश जी ने बता दिया है कि किस विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी के प्रांगण में बुलाई गई है। मैं तो बस 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में दलितों को ज़मीन में थूकने का अधिकार नहीं था। उनको मटका लगाना पड़ता था, छड़े बांधने पड़ते थे, पैड़ बिटानी पड़ती थी, थूक नहीं सकते थे। कहीं पंच नहीं थे, कहीं सरपंच नहीं थे, कहीं मंत्री नहीं थे, कहीं संतरी, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं थे। संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने लिखा, कांग्रेस के वजह से ही उस संविधान को देश में दलितों की हिफाजत के लिए लागू किया गया। कांग्रेस के वजह से ही बाबा साहब को संविधान कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका मिला। और दलित को जब जब कुछ मिला है, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम हो, दलित एक्ट हो, चाहे पंचायत में दलितों का आरक्षण हो, चाहे किसी सरकारी विभाग में हो, कांग्रेस के टाइम पर एक दलित का बेटा सिपाही लगता था और वो जब रिटायरमेंट होता था तो एसएचओ इंस्पेक्टर रिटायर होता था। और उनको दलितों को कांग्रेस के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उनको पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, बसों के परमिट, 3 व्हीलर के परमिट, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत रोटी, लंगोटी, छत दी जाती थी। आज जितने अधिकार कांग्रेस ने बाबा साहब के माध्यम से मिले हैं दलितों को, एक के बाद एक को धराशायी किया जा रहा है। आज जो महिलाओं पर आरक्षण, दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसका जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया है, राजेश ने भी किया। मैं बताता हूँ कि बीजेपी के केजरीवाल के राज में जब दलितों की बेटियों की जीभ काट दी गई, आग निकाल ली गई, बलात्कार करके उनका काला मुंह करके नंगा घुमाया गया, दिल्ली में बाल काट दिए गए, तो केजरीवाल साहब चुप थे, कुछ भी नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया। अपने अधिकारों के लिए उपराज्यपाल के निवास स्थान को घेर लेते हैं, दलितों के अधिकारों को कटौती करते हैं तो चुप्पी लगा जाती है। जो राजेंद्र पाल गौतम का मामला था वो बिल्कुल सही है, उनको अनुभव नहीं है, अनुभव के कारण उन्होंने ऐसे शब्द कहे गए, और जो कि अरविंद केजरीवाल ने ना तो उधर मदद की ना उधर मदद की। इनकी मानसिकता अभी आपने भी जिक्र किया है कि आरक्षण विरोधी है। पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल ने जो लीगल डिपार्टमेंट है उसको, आरक्षण को बंद करा दिया, हाई कोर्ट में स्टे करा दिया। और दिल्ली में जो हमारे जल बोर्ड में या हमारे डीटीसी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो दलितों के आरक्षण हैं, सब पूरी पोस्टें खाली पड़ी हैं। बिल्कुल पूरे तरीके से ये सरकार अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी है। कहीं पर भी किसी चुनौती पर ये आने के लिए कांग्रेस के सामने तैयार नहीं है। चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे एजुकेशन
एजुकेशन में सुधार की बात हो, चाहे एक्ट की बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात हो, पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र में ये पूरे तरीके से शामिल है और दलितों के अधिकार कटौती करवाने में ये मास्टर साबित हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जय किशन जी। हरुण सर, आप विल यू स्पीक? मैं हरुण यूसुफ साहब से अनुरोध करूंगी दो शब्द। डॉक्टर अजय कुमार जी, अनिल चौधरी साहब, लिलोटिया जी, जय किशन जी, पुनिया जी, अली मेहंदी साहब और यहाँ पर उपस्थित प्रेस के तमाम बंधुओं, मुझसे पहले काफ़ी तफसील में आपको बताया गया, लेकिन आज सबसे बड़ा जो खतरा है, बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, नफरत का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो डर इसलिए पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आवाज़ खामोश रहे, मुंह से अल्फाज बाहर ना निकल पाएँ, ताकि वो डरा के जिस तरीके से देश को रखना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी जो पूरे देश के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं, उसका मकसद ये है। आज बेरोजगारों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, महंगाई के खिलाफ मुझे याद है कि 2 रुपये अगर पेट्रोल पे बढ़ जाते थे, चीनी पे बढ़ जाते थे, प्याज पे बढ़ जाते थे, तो कोहराम मचा देती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसा लगता है कि सब तरफ सन्नाटा है और हर शख्स जो है वो इस बात से भयभीत है कि मैं अगर अपनी आवाज़ बाहर निकालूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो ये डर का माहौल और खौफ का माहौल जो है, जैसे अभी जय किशन जी ने कहा और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, आज हर शख्स जो है वो परेशान है। आज संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज़ पर है तो वो देश के संविधान पे है। देश की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जिस तरीके से उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, और ये जो पूरा कैंपेन है हमारे अनिल चौधरी जी ने जिस तरीके से दिल्ली में और डॉक्टर अजय कुमार साहब ने जिस तरीके से दिल्ली की कांग्रेस को दोबारा जीवित करने के लिए, क्योंकि ये बात सही है कि कुछ हम लोग ऐसा लगता था कि हम सब खामोश हो गए, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनाई कहाँ देगी। हमारी आवाज़ सुनाई देगी अखबारों में, हमारी आवाज़ सुनाई देगी चैनल्स में। हम बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम बात करते हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, यही हमारे पास रास्ते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस खौफ के माहौल को कम से कम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी का मतलब ही अधूरा रह जाता है अगर देश के लोग डरे हुए हों और भयभीत हों। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा, जो हमारा पूरा प्रचार दिल्ली में लगातार पिछले 15 दिन से हुआ है, हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और आवाज़ हमारी खामोश नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल जी, हमारे अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द। नमस्कार साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मुझसे पहले आदरणीय अजय जी ने बड़े विस्तार से आपसे बात की है। स्वाभाविक है, चुनाव चल रहा है और एमसीडी के अंदर सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने विश्वास लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन दो दल ऐसे हैं जो लगातार पिछले 15 साल से, एक भाजपा एमसीडी में काबिज है और 8 साल से लगभग अरविंद केजरीवाल काबिज है। और इन्हीं पिछले वर्षों के अंदर जो दिल्ली ने जो भुगता है, जो जाना है, मैं समझता हूँ आज उसी पे हम बात कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। इस राजधानी में खास तौर से जो मैंने पिछले 3 वर्षों में अपने कार्यकाल में जो मैंने सड़कों पर देखा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और किसी भी शहर की यदि आप खूबसूरती को जानें तो सबसे जरूरी है वहाँ का जो सद्भाव, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उसको आगे रख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके शहर में माहौल कैसा होगा। और यही कारण है कि कुछ अरविंद के तीसरी बार शपथ लेने के बाद
जो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया है उसको मैंने नज़दीक से महसूस किया और लगातार उस पर न केवल कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती रही बल्कि हमने ये भी साबित कर दिया कि अरविंद भी संघ के एजेंडे पर दिल्ली को पूरी तरह से धकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ बिंदुओं के साथ मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपसे चर्चा की और ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरह से अरविंद एक तरह से यू टर्न ले चुके हैं अपने वादों से। जहां भाजपा 15 साल में एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का नाम दे चुकी है और जैसे राजेश भाई ने कहा कि एमसीडी का एक नया नाम मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों से लोग जान रहे हैं, तो वहां हम मेरी चमकती दिल्ली की कल्पना करते हैं, शीला जी की इस दिल्ली की कल्पना करते हैं, कांग्रेस वाले समय को हम याद करते हैं जो उसकी पहचान थी। और जब मेरी चमकती दिल्ली की हम बात करते हैं तो इसमें केवल डेवलपमेंट नहीं है, पर्यावरण नहीं है। मेरी चमकती दिल्ली का मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं, जहां जिस शहर में भाईचारा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, जहां बाबा साहब के संविधान की रक्षा हो, जिस संविधान से देश और ये मुल्क चलता है, वो मैं समझता हूं ये तब हम कह सकते हैं कि वो एक शहर चमकता हुआ शहर है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं शीला जी के समय में, कांग्रेस के समय में ये दिल्ली थी जो चमक रही थी, ना केवल विकास के रूप में चमक रही थी, आपसी सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, बल्कि धार्मिक। जिस तरह से पूर्वांचल का आपने देखा पिछले दिनों जो भी हाल हुआ, जो छठ पूजा का हाल हुआ, ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा या तो सोए रहते हैं या संघ के इशारे पर काम करते हैं। और यदि ऐसा नहीं तो संक्रमण काल से लेकर के अरविंद कई ऐसे मौक़ों पर चुप्पी साध गए जहां दिल्ली वाले चाहते थे कि अरविंद सामने आए, अपना पक्ष रख के इस दिल्ली को बचाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और सच कहूं 2013-14 में जिस अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू का प्रयोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए करने की बात कही थी, नई राजनीति, नई सियासत करने की बात कही थी और कहा था इस झाड़ू से मैं भ्रष्टाचार पे झाड़ू लगाऊंगा, जिस आदमी ने कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों पे झाड़ू लगाऊंगा, माफ करिए, इस झाड़ू ने तो दलित और माइनॉरिटी के अधिकारों पे झाड़ू लगा दी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस झाड़ू का प्रयोग भावनाओं से खेल करके सपने दिखाकर को अधिकार देने की बात करने वाला मुख्यमंत्री, इस माफी के साथ मुझे कहना पड़ता है, शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है, इस शहर के अंदर वो आदमी उन मौके पर चुप रहा जहां सबसे ज्यादा इस समाज को जरूरत थी। दलित और मुसलमान मेरे भाई, अल्पसंख्यक भाई, जो क्रिश्चियन भाई हैं, जिनको शायद इस मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा थी कि वो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात कहेगा, पर साथियों ऐसा नहीं हो पाया। उन्हीं की झाड़ू का प्रयोग, उन्हीं के अधिकारों पर कटौती पे उन्होंने झाड़ू चला दी। ये मुझे कहते हुए कतई भी ना दुख है, बल्कि मेरा एक बड़ा सवाल है अरविंद से, और यदि ऐसा नहीं है तो माफ करिएगा। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था किस तरह से शेड्यूल का सब प्लान जो होता था, जो शीला जी के समय में 2008 में शुरू हुआ, जो फंड रखा गया, एमसीडी में भी था, दिल्ली सरकार में भी था, और ये टोटल पॉपुलेशन के अनुपात के अनुसार इन दलित बस्तियों में इनके डेवलपमेंट, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इनके विकास हो, इनके उत्थान के लिए जो बजट था उसमें पूरी तरह से कटौती कर दी, यानी कि वहां झाड़ू चला दी। जहां एमसीडी ने एमसीडी के अंदर झाड़ू चलवा दी इनके अधिकारों पर, माफ करिएगा, वही काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में रहते हुए, जो बजट शीला जी के समय 50 करोड़ से शुरू हुआ और लगभग 350 करोड़ रुपए इन दलित बस्तियां, दलित एरिया, इन एरिया में जहां काम करने के लिए रखा जाता था। हारून भाई मंच पर हैं, आज उस बजट को आप कंपेयर करें तो माफ करिएगा, आपके सामने आंकड़े दिखाई देंगे कि किस तरह से अरविंद ने उनके अधिकारों पर झाड़ू लगा दी। एमसीडी में स्थायी कर्मचारी के नाम पर वादे किए गए 2017 में बीजेपी ने, इस बार उनके मैनिफेस्टो से वो स्थायी कर्मचारियों का वो मुद्दा ही खत्म हो गया, यानी कि उस गरीब आदमी सफाई कर्मचारी के झाड़ू से उनके अधिकारों पर झाड़ू लगा दी। और बात करते हैं दलित उत्थान की, फिर मैनिफेस्टो लेकर के आए, झूठा घोषणा पत्र, राजीव रत्न आवासीय योजना, ये किसके लिए थी? ये गरीब आदमी के लिए थी, ये दलित परिवारों के लिए थी, ये मेरे उन लोगों के लिए थी जो झुग्गियों में रहते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी का व्यक्ति है, दलित व्यक्ति है, उनके हमने फॉर्म भरवाए, मकान बने। और गर्व से कहता हूं मनमोहन जी और सोनिया जी की सरकार ने JNNURM के तहत वो पैसा दिया, दिल्ली की शीला जी की सरकार ने मिलकर ना केवल फॉर्म भरवा करके मकानों का निर्माण कराया, पर अफसोस 40,000 से ज्यादा मकान आज खंडर बन चुके हैं, 2,000 करोड़ रुपए से जाकर नुकसान हो चुका है। मैंने मौके पे जाकर दिखाया है किस तरह की स्थिति में वो खंडर बन चुके हैं। और ये कहते हुए मुझे दुख नहीं है, अजय जी ने एक शेर सुनाया, मैं कहता हूँ किसी डायरेक्टर को यदि खंडर वीराना की कोई शूटिंग करनी है तो इन मकानों में जाकर के देखिए किस तरह से खंडर और वीरान है। भूतिया फिल्म बना सकता है कोई डायरेक्टर वहाँ जाकर के। ये हालात वहाँ हैं, ये किसके अधिकार थे? ये इन्हीं दलित समाज के,
ये माइनॉरिटी भाइयों के, गरीब लोगों के अधिकार थे। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरी चमकती की जब हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इन्होंने इस शहर को शायद बर्बाद ही नहीं कर दिया है, कांग्रेस की उपलब्धियों को शायद मिटाने के वजह से इन्होंने मौन धारण कर लिया है, चुप्पी साध ली है, इसलिए अरविंद उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। एमसीडी के अंदर एक नई जॉब नहीं, पुरानों को स्थायी करने का वादा था, वो वादा तो छोड़िए, एक नई कोई भर्ती नहीं, ठेकेदारी प्रथा बढ़ाई जा रही है, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल अपने कार्यकर्ताओं को उसमें डाला जा रहा है, यानी कि उनके अधिकारों पे फिर झाड़ू लगाई, बीजेपी ने लगाई, केजरीवाल ने लगाई। 20,000 टीचर्स दिल्ली सरकार में जो टेम्परेरी हैं, उसमें से जो मेरा दलित वर्ग है उनके अधिकारों की वो भी बात जो रहे हैं, कब हमें स्थायी किया जाएगा। अंदाजा लगाइए, ये केवल 20,000 कोई एक जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है, वो दलित समाज भी है जो इसके विश्वास पर जुड़ा था, वो माइनॉरिटी के साथी भी हैं जिन्होंने कल्पना की थी कि शायद अरविंद जीतने के बाद हमें स्थायी करेगा। दिल्ली सरकार के टीचरों को आज तक परमानेंट नहीं किया गया, और बात करते हैं एमसीडी को चमकाने की बात करते हैं, झूठा वादा लेकर के आते हैं। एक और उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, बाबा साहब के संविधान की रक्षा, कांग्रेस ने जो संविधान इस देश को दिया, मैंने कहा ये मुल्क उस पर चलता है, लेकिन अफसोस इस बात का है जब संविधान पे कुठाराघात होता है तो अरविंद चुप हो जाते हैं। साथियों, इसी संविधान के द्वारा बाबा साहब और कांग्रेस के दिए गए इस संविधान से ही, याद होगा सीएनआरसी के इशू पर मेरे मुसलमान भाई, मेरे अल्पसंख्यक भाई अपने अधिकारों को लेकर के चौक चौराहे पे धरना दे रहे थे, और अरविंद क्या कर रहे थे? अरविंद को जहां उनका साथ देना चाहिए था, अरविंद वहां दिल्ली पुलिस मांग रहे थे, बीजेपी से कह रहे थे दिल्ली पुलिस दे दीजिए और मैं 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा दूंगा। ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं 3 साल से बोल रहा हूं, निरंतर बोल रहा हूं। मुझसे पूर्व सुभाष चोपड़ा जी थे, तब भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और नेता उनके साथ खड़ा था, उनकी आवाज में आवाज बना रहा था, साथ दे रहा था। लेकिन अरविंद कहां था? अरविंद वहां भी शाहीन बाग खाली कराने की बात कर रहा था। जहां एक तरफ से ये शाहीन बाग और सीएनआरसी का इशू है साथियों, मैं अरविंद की कथनी करनी का फर्क बताता हूं। याद होगा कोरोना काल में जब संक्रमण फैल रहा था तो मरकज के अंदर मरीज मिले, मरकज को लेकर के जो टिप्पणी की गई, फिर दूसरी तरफ वो ट्वीट करते हैं मैं कमिश्नर को आदेश देता हूं कि मोहम्मद साद पर एफआईआर की जाए। ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने दिए। एक तरफ पुलिस मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो मोहम्मद साद पर एफआईआर कराने का निर्देश दे रहे हैं। बात बहुत साफ है साथियों, इस आदमी को जहां इस मुल्क के लोगों का साथ देना चाहिए था, अरविंद चुप हो जाते हैं। जब मैं मुल्क की कल्पना करता हूं तो माफ करिएगा, इस मुल्क में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये सब लोग उसमें आते हैं, और शायद उसी के लिए आज राहुल गांधी सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व इस मुल्क की जो समस्याएं हैं उस पर काम कर रहे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, संविधान की रक्षा हो, ऊंच नीच का जो अंतर है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर अरविंद और इन भावनाओं को तेजी से बढ़ा रहा है। इसलिए साथियों, आज हम इस मंच से अरविंद को ये आगाह करना चाहते हैं, जिस पे कांग्रेस ने कभी कोई समझौता नहीं किया, इस देश की शांति के लिए, तरक्की के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के उस संविधान के लिए। मैं गर्व से कहता हूं, हार जीत चुनाव की अलग बात है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने, मेरे आज के नेताओं ने उस बात में ना कभी समझौता किया और ना समझौता हम करेंगे। हम जब चुनौती पर खरा उतरने की बात आती है तो हम उस चुनौती पर खरे उतरे हैं। हमने आंख बंद करके एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया, हमने उस आदमी का पक्ष लिया है, उस व्यक्ति का पक्ष लिया जो संविधान के दायरे में सही है। और इसलिए मुझे गर्व है, जब अरविंद केजरीवाल समाज को बांटने वाले परिसीमन पर चुप थे तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर के उस हक की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें दलित और माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन को भाजपा ने थोपा, तो आरएसएस के इस परिसीमन पर अरविंद चुप, पर कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाती है। रविदास मंदिर को लेकर के मेरे साथियों ने संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे। वो रविदास मंदिर जहां बाबा ने खुद अपने चरण डाले, गुरु रविदास जी के चरण पड़े, 1509 का वो समय जो कभी डीडीए में जिक्र ही नहीं है जमीन का, बावजूद उसके उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। उस मंदिर को निर्माण का जो सेवा मिली वो भी कांग्रेस के महान नेता 1956 में खुद जाकर के वहां उसका निर्माण कराते हैं, लेकिन मंदिर टूटने पर अरविंद चुप। मेहरौली में चर्च टूटता है, गोवा में चुनाव हो रहा था, गोवा में जाकर के अरविंद कहता है कि ये मैंने नहीं तुड़वाया, ये भाजपा ने तुड़वाया है। भाजपा में और अरविंद में ज्यादा फर्क नहीं है साथियों, लेकिन जब मैंने सच दिखाया, वहां के डीएम का रेवेन्यू का ऑर्डर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, तब जाकर के अरविंद ने फिर माफी मांगी, यानी कि गुमराह करने का काम अरविंद ने किया। लेकिन इस चर्च पर टूटने पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं बताई। तो एक तीसरी बात मैंने आपसे कहा, जामिया जेएनयू को बदनाम करने वालों पर चुप, अरविंद आज तक चुप है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उस पर चुप,
कांग्रेस पार्टी पहुंचती है, हम सवाल उठाते हैं, बुलडोजर तंत्र, फिर बात वही आती है ये मुल्क संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं चलता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है, लेकिन अरविंद ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। जिस तरह से दिल्ली के अंदर दंगे हुए साथियों, शीला जी होती थी, रत्ती भर पत्ता नहीं हिला इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 15 साल बड़े गर्व के साथ कहता हूं, हारून भाई यहाँ बैठे, कभी कोई हिंदू मुस्लिम मसला आया तो शीला जी सड़क पे उतर करके उनके हाथ मिलवाया करती थी, बैठ के समाधान करती थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में आग भड़की, ये व्यक्ति अपने घर जाके चुप होके बैठ गया। ये क्या दर्शाता है? जहां मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी सड़क पे नॉर्थ ईस्ट में जाकर के दोनों धर्म के लोगों के बीच में इस नफरत को कम करने की, वहां ये चुप। और वही राहुल गांधी जाकर के अपने 40 सांसदों के साथ दंगा पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। वहां स्कूल जला तो कांग्रेस के नेता का जला, वहां कहीं आग लगी तो एक धर्म की मस्जिद में आग लगी, यदि कहीं नालों में डेड बॉडी मिली तो वहां हिंदू और मुसलमान की डेड बॉडी मिली। अरविंद तो नहीं गया, वहां गया कौन? फिर वही कांग्रेस का नेता राहुल गांधी और अपने सांसद। ये बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यानी कि दंगों पर चुप, कोरोना पे चुप, मरकज पे जिस तरह की बयानबाजी की गई वो उदाहरण है। और एक बड़ा सवाल साथियों, गुजरात में चुनाव चल रहा है, एक धर्म की, देखिए बेटी बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन सवाल क्या है, जब एक धर्म की बच्ची के साथ कुछ होता है तो उस पर आप संघ की तरह अरविंद भी चुप हो जाते हैं। इनके जो शराब मंत्री हैं गुजरात में, जब आप मीडिया भाई, मेरे साथी पत्रकार भाई जब सवाल पूछते हैं बिल्किस बानो पर, तो क्या जवाब देते हैं? नहीं सर, हम तो शिक्षा की बात करते हैं। अरे क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे कि कभी इस तरह का कृतज्ञ हो, कभी कोई इस तरह का अपराध हो तो बच्चे आप चुप रहे ना? ये तो शिक्षा नहीं हो सकती। आपको बिल्किस बानो पे बताना चाहिए था कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बीजेपी छोड़ती है, उनके चरणों को नमन करती है, लड्डू खिलाती है, और आप कहते नहीं जी हम तो शिक्षा और स्वास्थ्य बांट रहे हैं। किस तरह की शिक्षा स्वास्थ्य बटी है? दिल्ली का मॉडल लगातार हम बात कर रहे हैं। कोरोना काल एक बड़ा सबूत है स्वास्थ्य सेवाओं का, लेकिन बयान सुनेंगे तो आपको जान करके खुद ही ये तय कर लेना होगा कि वाकई अरविंद के इस शराब मंत्री ने किस तरह से बयान को पलटा। CNRC का मैंने विषय आपसे डिस्कस किया, शाहीन बाग का मैंने जिक्र आपके साथ किया, क्या गुनाह था इशरत जहां का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेस की नेता इशरत जहां संविधान के दायरे में रहते हुए अपने बड़ों के साथ यदि वहां धरने पे बैठी थी तो उसका गुनाह क्या था? लेकिन उसको 2 साल जेल में डाल देना, प्रताड़ित करना, ये क्या दर्शाता है? और मैं बड़े हिम्मत के साथ कह रहा हूं, इशरत जहां सच का साथ देने के लिए अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों के साथ चौक चौराहे पे धरने पे बैठी थी, और इसलिए बैठी थी ये मुल्क गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ा, अहिंसा के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े। हमने धरने प्रदर्शन किए, अंग्रेजों की लाठी भी खाई और लाठी से कई मौतें भी हुई। यदि उस समय कांग्रेस के नेता ये करते थे तो इस संविधान में हमें अपनी बात कहने का अधिकार था और है। लेकिन अफसोस संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, तानाशाही चल रही है। और उस तानाशाही का नतीजा ये है कि जो भी सरकार पर सवाल करता है, जो भी पूछता है, वहां भाजपा उनके खिलाफ एक्शन लेती है। जब भाजपा एक्शन लेती है तो अरविंद केजरीवाल मौन हो जाते हैं। हाँ, जब शराब मंत्री पे कोई प्रश्न उठता है तो जलसे निकालते हैं, उन्हें भारत रत्न देते हैं, उन्हें और पता नहीं क्या क्या अवार्ड देने की बात करते हैं। लेकिन जब इस मुल्क के अंदर किसी पत्रकार के साथ अन्याय होता है, किसी समाजसेवी के साथ अन्याय होता है और यही भाजपा करती है, तो अरविंद चुप हो जाते हैं, जैसे अभी यहाँ शांत हुए। तो मैं अंत में यही कहते हुए साथियों, आज हमने अपनी कुछ बातें रखी और एक पोस्टर हमने इनकी चुप्पी के ऊपर हम जारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता जानेगी, और 4 तारीख को, क्योंकि 3 साल से मैंने देखा है, दिल्ली की जनता इस बार इस सरकार को सबक सिखाएगी और उनसे प्रश्न जरूर पूछेगी। तो मैं आदरणीय अजय जी से कहूँगा इस पोस्टर को रिलीज करें।